हमारे अगले पैनलिस्ट हैं तुषार दास। तुषार is a researcher working on forest rights and governance issues in India. He is associated with national initiatives of civil society organizations working for the implementation of community forest right provisions as given in the Forest Right Act 2006. He is also associated with organizations working on forest rights of pastoral communities. He has conducted multiple training programs on FRA organized by the Ministry of Tribal Affairs. At present, he is serving as Executive Director at हमारे अगले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर रिचा। रिचा is a researcher and development practitioner with over 5 years of experience in land governance, gender rights, livelihoods, renewable energy, climate change, and climate resilience. She has worked across India and South Asia, collaborating with governments, research institutions, and development organizations. Her work focuses on responsible land procurement, community rights, planning strategy, and climate responsive land policy. Richa is passionate about transforming research into real impact on ground. Currently, she is working as research fellow at Lifestyle Advisory Services. हमारे अगले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सत्य सोहन दास। Satya is a conservationist and working on issues like landscape conservation, preservation of tribal lifestyle, and climate change. As a columnist, he has written multiple impactful articles in leading newspapers. His work on community-based invasive species management in the Kala Panch corridor is truly inspiring. In MP, he has led campaigns like Narmada Maiya Karifukar, Aao Lagaye Ped Bazaar, Sashakt Gram Sashakt Samaj, among others. Currently, Satya is heading the Foundation for Ecological Security in Madhya Pradesh. I welcome you all. And I am Seema Yadav. I am working with Food Land and Water Program at WRA India. I will be the moderator for this session. तो हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले डांगी जी, सर्वप्रथम आपसे सवाल पूछना है। आपका इतना सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है राजस्थान में काम करने का, अराउंड ओवर 65 years and so well experienced than anybody in the group. तो आपने जैसा देखा रिकग्निशन आईफर लैंड, हमारा फोकस क्योंकि आईफर लैंड्स है इस डिस्कशन में। एफआरएम में दो तरह के राइट्स होते हैं, कम्युनिटी के और इंडिविजुअल के। So for the new audience who joined us just now, the focus of the discussion is only IFR lands. So IFR में जो हुआ है तो बेनिफिशियरी और इकोसिस्टम के लिए इसका क्या महत्व है? प्लस आपको क्या लगता है कि जो IFR टाइटल्स हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड लाने के लिए पॉलिसी के साथ कन्वर्जेंस का कितना स्कोप है? तो मानवाधिकार मान्यता जो कानून है और खासतौर से जो सिविल एरिया है, टीएसपी एरिया है और जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं दक्षिणी राजस्थान में पूरा टीएसपी एरिया है। आईएफआर और सीएफआर आने के बाद में जो आईएफआर के जो मिले अधिकार पत्र, पहला ये मैंने कहना कि आईएफआर तभी पूर्ण है जब सीएफआर पूरा मिलेगा। बिना पूरा सीएफआर मिले आईएफआर अपने आप में वो नहीं करेगा, कुछ उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं और शायद कुछ आए आगे दिखना पड़ेगा। लेकिन जो चेंज आया है आईएफआर में जो लाइवलीहुड को लेके, और उसमें कुछ चीजें आई है, जैसे एक तो ये कि जो पहले लोग अपनी खेती कर रहे थे तो एक डर था कभी हटाने का या पेनल्टी का, वो सारा डर खत्म हुआ है, वो अपना लाइवलीहुड उस पर आ रहा इजी आसानी से कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वहाँ पे, जैसे कुआं खोद रहे हैं तो उसके लिए कनेक्शन मिलना या उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए पैसा, तो वो मिलना हुआ है। नरेगा के तहत काफी सारा लैंड लेवलिंग का और मेड़बंदी का काम हुआ है, तो उनका लैंड है वो इम्प्रूव हुआ है, तो उनका जो प्रोडक्ट उत्पादन है वो बढ़ा है खेती में और उसका लाइवलीहुड में वो सिक्योर हुआ। तो एक तो ये उसमें देखना, और दूसरा जो सरकारी योजनाएं जो है उनको भी वहां तक पहुंचने में आसानी रही है। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको जो सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग करता है या कुछ सीड वगैरह दे रहा है। अभी जो राजस्थान में अभी जो आया है उसमें माइनर मिलेट्स के सीड उनको अवेलेबल करा रहे हैं और कुछ बेम्बू का प्लांटेशन वगैरह के लिए उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक इस तरह का उनका वो हुआ है। पर ये हो रहा है कि जब पूरा सीएफआर नहीं मिलता है तो कुछ इंडिविजुअल सीएफआर उसमें वो पूरा उनको लाइवलीहुड का एनहांस नहीं होगा। एक तो ये, दूसरा इशू है कि जो
IFR मिले तो एक पूरी बस्ती बैठी हुई है जिसमें 30-40 घर है, फला जिसको बोलते हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को मिला है। तो कुछ लोगों को मिलने से वो जो कलेक्टिव जो एक एफर्ट्स आता है कि एक पूरा समूह मिलके कलेक्टिव काम करे, कलेक्टिव एग्रीकल्चर का भी करे, एनिमल का भी करे, तो वो उसमें जा नहीं रहा क्योंकि वो कुछ लोगों को मिला है, कुछ को अभी इंश्योर नहीं है। ये भी एक प्रश्न है जिसमें हमें अभी देखना पड़ेगा। तो जो CFR जो है वो अभी जो जनजातीय विकास विभाग ने भी कई सारे लोगों को जैसे वो गेहूं देने का किया, तो उनको अधिकार पत्र देके वो गेहूं उनको मिल गया। एक दूसरा इशू इसमें ये और है कि जो लैंड है जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होकर उनको वो नहीं मिले, मतलब वो एक मिले रिकॉर्ड वो मिल जाता है, तो उससे ये कि उनका और उनको एक सपोर्ट मिलेगा। जैसे कुछ मकान के लिए जो लोन वगैरह है तो वो मिलने में उनको अभी भी दिक्कत है, जैसे जो भी PM आवास योजना के तहत भी दे रहे हैं, तो उसमें कुछ जगह तो पूरा मान रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड पूरा लाओ, या कुछ लोग जगह मान लेते हैं कि पट्टा दे दो, तो ये एक है। तो ओवरऑल ये कि जो कुछ लोगों के लाइवलीहुड में इनहांस हुआ है जो फैसिलिटीज Actually, there is no decision going on that. So it would be You should be kindly stop it. जैसा मोहन जी ने बताया, सबसे मुझे जो बड़ी वो बात लगी प्रभावी की, जो एक डर था इविक्शन का डर, वो खत्म हो गया है। एंड जैसे मैंने बताया मनरेगा के थ्रू भी अब काम हो रहा है उसमें लैंड रिजर्व। तो सत्या मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे पूछूंगी जैसे मध्य प्रदेश में आपका भी IFR में काम है, तो कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स आप उनको हेल्प करते हैं, अवेल करते हैं, कौन सी अवेलेबल और सबसे इफेक्टिव आपके हिसाब से कौन सी है? ऐसे ही बोलने से शायद सुनेंगे। एक चीज तो जैसे मोहन जी बोले कि स्कीम तो बहुत सारा है मध्य प्रदेश में, देखें तो खास करके अभी तक का जो डाटा है, मान लीजिए 2,98,000 करीब लोग को मिला है IFR। लेकिन अगर स्कीम में प्रोग्रामेटिक डिजाइन के हिसाब से बात कर रहा था, स्कीम बहुत सारा है जो डायरेक्टली पहुंच रहा है लोग के पास, DBT हो या स्कीम से। कुछ डाटा जो अभी तक का डाटा में मैं देख रहा था कुछ ये के लिए, तो 56,000 करीबन IFR लैंड होल्डर्स को मिला है रूरल हाउसिंग का स्कीम में। कपिलधारा कुआं जो खास करके इरिगेशन के लिए 51,000 करीबन डाटा है, मतलब एग्जैक्ट डाटा में बाकी नंबर नहीं बोल रहा हूँ। NREGS में लैंड डेवलपमेंट में 54,455 लोग करीबन को मिला है। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस में 22,000। किसान सम्मान निधि सबसे ज्यादा लोग को मिला है, जो खास करके गवर्नमेंट की ओर से थोड़ा ज्यादा फोकस था, तो वो 1,86,131 लोग को मिला है। उस हिसाब से देखिए किसान क्रेडिट कार्ड भी ज्यादा फोकस में था, तो वो 73,000 करीबन मिला है। ये हो गया कि आपका प्रोग्रामेटिक डिजाइन में क्या क्या आपको जा रहा है डायरेक्ट DBT में और बाकी सब। अभी सीड को लेके चल रहा है कि जो रीजनल फॉरेस्ट राइट का जिनके पास पट्टा है तो उनको 90% सब्सिडी में मिलेगा सीड, खास करके गेहूं और मिलेट्स। लेकिन 2-3 चीजें और थोड़ा समझने वाली बात है कि हम IFR को जब भी सोचते हैं तो हम दो तरह का चीजों में ज्यादातर इमेजिन करते हैं। एक इमेजिनेशन है कि लैंड प्रोडक्टिविटी उसका हो, जो खास करके एनर्जी से ऊपर हो गया, जो लैंड लेवलिंग से लेके वाटर लिफ्टिंग डिवाइस से लेके इरिगेशन फैसिलिटी बर्निंग की सारा चीजें। दूसरा एक चीज में आता है कि वो इनपुट सप्लाई में वो कितना हमको मिल रहा है, खास करके जो एग्रीकल्चरल और बाकी सारा चीजों से। तो उसमें हम देखते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस, आपका किसान क्रेडिट कार्ड, बाकी सारा चीजों में वो क्या हो रहा है। जो सबसे जहां हमको लगता है कि वो बॉटलनेक से जो प्रॉब्लम है वो है कि जितने लोगों तक पहुंचना था उसमें अगर देखें तो 10%, किसी में 20%, किसी में 50% खाली PM किसान सम्मान निधि में लगभग तक पहुंचा है। हालांकि ये इनिशिएटिव भी वो काफी अच्छा रहा 2 साल से। हालांकि रूरल हाउसिंग तो इंदिरा आवास योजना से ही मिल रहा था,
फिर भी अगर देखें तो वो जो नंबर है, वो नंबर हमको कहीं थोड़ा और सोचने वाला देता है कि जितना तक हमको पहुंचना था शायद वहां तक नहीं पहुंचे। तो वो एक है। हालांकि देखें तो बहुत सारा चीजें हैं। एक जो सबसे प्रॉब्लम जो हमको लगता है वो है पीवीटीजी वाला गांव में। 3 पीवीटीजी है मध्य प्रदेश में। तो पीवीटीजी मान लीजिए 2.5 लाख करीब है, 25,000 करीबन गांव है। तो उनके लिए जितना स्कीम्स पहुंचना था वो बहुत कम है। ये वही लोग अवेल कर पाए जो थोड़ा सा तेवर ट्राइबल कम्युनिटी थे, जैसे खास करके गौंड और भी वो है। तो उसको और थोड़ा बाइफरकेट करके देखना चाहिए जो स्कीम पहुंच रहे सच में उनमें भी बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी के, तो वो कैसे पहुंच रहे हैं। तो स्कीम्स तो बहुत सारा है। थैंक यू सत्या। सो जैसा आपने बोला कि पेनिट्रेशन की आईएफआर रिकॉग्निशन का भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम। लेकिन हम एक और इशू देखते हैं कि इवन जो रिकॉग्नाइज्ड लैंड है वो भी फुली यूटिलाइज नहीं हो रही है। सो उसके कुछ चैलेंजेस हैं। मैं शैला जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे इतनी मुश्किलों से हमें आईएफआर लैंड, पहले तो रिकॉग्निशन स्टेप्स कितने सारे हैं रिकॉग्निशन के, आप विलेज लेवल से स्टार्ट करते हैं, स्टेट लेवल पे जाना पड़ता है, और उसमें फिर आईएफआर का लैंड का एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन जिस पर्पस के लिए है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ कारण, और क्या उसके लिए आपके पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सुझाने के लिए? So, thank you, Sima. So basically, I'm taking your question in 2 parts. What is the context and also how we are engaging also. On an average, family holds 2 to 2.5 acre of individually owned forest land, and this may vary as per the context. But in most of the cases, as you all of us know, that the land is highly unrelated and mostly remain underutilized. And when under cultivation, family generally go for monocropping and with low income, low productivity, and also highly susceptible to climate change. So this in general actually characterize how the IFR land is. As Mohan Bhai was saying, so when we are talking about IFR land, we also need to think about the CFR land, because concurrent focus is required both on IFR and CFR. Otherwise, to bring impact on the IFR land will be difficult. But looking into the context, what are the scope basically? How to have a cluster approach in the area rather than looking into the individual parcels. कैसे हम एक जगह पर cluster approach में आए. And second is livelihood diversification is important. जो monocropping है, how to divert that in the local context. उसमें थोड़ा food, pulses, vegetables, जो भी उनका जो context specific crop है वो करें. Then क्योंकि जितना भी IFR लैंड है, once upon a time वहाँ पर trees थे, तो how to bring back some trees on the IFR land, that is also important. तो जो प्लॉट है, कोई भी किसान का जो भी प्लॉट है, मान लीजिए 1 एकड़ है, 50 है, जो भी है, उसमें कैसे how to उसमें 2-3 तरह का क्रॉप ले, उसके अंदर में कुछ इनर बाउंड्री, कुछ फ्रूट ट्रीज ले, कुछ आउटर बाउंड्रीज में कुछ फॉरेस्ट ट्रीज ले, और if there is we are growing some forest trees, उसमें कुछ vertical space भी आ रहा है, तो we can think of जहाँ पर भी लोग कुछ कर रहे हैं, तो vertical space में spices हो गया, black pepper हो गया, फिर लाख का cultivation इस तरह का भी कर रहे हैं. तो इसमें basically ये जो इतना चीज है जो प्लॉट में लाके करना है, जनरली लोग नहीं किया है, क्योंकि काफी जगह पर IFR का टाइटल मिला है बट डिमार्केशन नहीं हुआ. एक जगह पर पोजीशन है, एक जगह पर राइट का मिला है. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज के लिए कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है. तो ऐसे भी कुछ फैमिली है जिनका डिमार्केशन हुआ है, राइट जगह पर पोजीशन भी है, बट उनको अवेयरनेस नहीं है स्कीम का. देन सेकंड स्टेप में भी स्कीम का भी अवेयरनेस हो के प्लान भी हो जाता है, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन लेवल में भी प्रॉब्लम होता है. इवन इफ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका IFR स्पेसिफिक जो एक
क्या आउटकम आ रहे हैं उसका भी मॉनिटरिंग नहीं है, तो वेरियस लेयर्स में प्रॉब्लम है। एंड और इस प्रॉब्लम को किस तरह से गांव में, क्योंकि जो एक 20 साल का जो एक्सपीरियंस है ग्रासरूट में काम करने का, तो बेसिकली आईएफआर लैंड काफी काफी अपॉर्चुनिस्टिक है आज का दिन में। तो एक डिजाइन कैसे हम लोग को लेके, वहाँ पर लोग को लेके कैसे डिजाइन कर रहे हैं, उनका लैंड यूज का प्लान क्या लोग बना रहे हैं जो कम्युनिटी ओन है, वहाँ पर क्या क्रॉप ले रहे हैं जो फार्मर के लिए सूटेबल है, एग्रो इकोलॉजिकली भी सूटेबल है, और मार्केट का भी थोड़ा अट्रैक्टिवनेस है, सो दैट फार्मर भी कुछ मनी हैंड में रियलाइज हो रहा है। ये सब फैक्टर को लेके मल्टी डिपार्टमेंट कन्वर्जेंस इज इम्पोर्टेंट है। जैसे शोभन जी ने बोले कि हम तो शुरू में उसमें एमजी एनर्जी के थ्रू से लैंड लेवलिंग फार्म फंड हो गया, वाटर कंजर्वेशन, तो ये एक्टिविटी के बाद देन एग्रीकल्चर इनपुट के लिए नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो सकता है, करंटली राजुआ इज आल्सो देयर, that is also focusing on sustainable agriculture along with implement mechanization along with market support, that is also focusing। also same plot में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैसे लाइजनिंग करके कुछ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जो बाउंड्री ट्रीज जो गम्हार है, प्यासार है, जो लोग लगता है लगाना है तो वो लगा सकते हैं। जो भी फ्रूट ट्रीज है तो हॉर्टिकल्चर का डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मिशंस है, MIDH है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है। बोलना आसान है बट इसको इम्प्लीमेंट करना ये सब अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत लिनियरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। So you have to empower the community, their leadership, their plan, construction of the plan and implementation and technical support is important। एक बगान कर लिए हॉर्टिकल्चर का, उसके बाद मोडालिटी हो गया, ग्रेजिंग हो गया, then farmer will not go to the next cycle। So it is a very आपको लगे रहना पड़ेगा to create some model। So I will say that lots of schemes are there। Also national bamboo mission भी IFR लैंड में फोकस कर रहा है। आपका जो मेडिसिनल बोर्ड है जैसे उसमें आ सके, और सबसे अच्छा है अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, दे आर आल्सो डाइवर्सिफाइंग की हाइब्रिड फ्रूट ट्री को छोड़ के कुछ एरोमेटिक प्लांट, कुछ जो लोकल मेडिसिनल प्लांट उसको कैसे लाएं, दैट इज आल्सो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो हम लोग आईएफआर लैंड के साथ जुड़े। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत कर नहीं पाए, जस्ट ये हमारा इनिशियल है, शायद 4 साल 5 साल लगेगा मॉडल डेवलप करने के लिए। बट दैट्स ऑल। बट मुझे लगता है मल्टी डिपार्टमेंट का कन्वर्जेंस, और ये जब फील्ड में करते ही लगता है चेस का गेम है। 1 एकड़ प्लॉट से आप 20,000 निकाल सकते हैं, वही 1 एकड़ प्लॉट से 1 लाख निकाल सकते हैं, 2.5 लाख भी निकाल सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट कैसे डिजाइन हो रहा है, कम्युनिटी ओन एंड फैमिली ओन डिजाइन। और थोड़ा मीडियम टर्म इनकम देगा, थोड़ा फ्रूट किया जाएगा तो फिर एडिशन हो जाएगा, फिर आपका आपको स्पाइसेस है तो फिर लाखपति बन ही जाएगा उसमें। सो है बट कुछ जगह पर है बट चैलेंजेस आर देयर, अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड। आई थिंक आई कंक्लूड हियर। थैंक यू शैला जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और जो आपने एग्जांपल दिए कि हाइब्रिड से हम नेटिव और एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आईएफआर लैंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड विद इन फॉरेस्ट एरिया, सो व्हाटएवर यू डू ऑन आईएफआर हैज implication on the neighboring forest land as well। So I will move to Tushar with the same thread as well, as Shailesh said कि state wise vary करता है scheme wise कैसा interpretation और implementation कैसा है। So IFR titles are also subject to different, maybe if they are or they are not, you can let us know, are they subject to different interpretation as per states, and do text provisions also vary across these recognized lands, IFR lands, and if they have any implication on convergence? There are different kind of variations. Some very common issues which you all have flagged already. No demarcation, ROR is pending. All these are very common issues. In so far as taxation is concerned, I mean, as far as FRA provisions are there, FRA makes it very clear. Section 4(7) says that rights shall be conferred without any encumbrances and procedural.
issues, including Forest Conservation Act and other procedures. तो एक्ट इज वेरी क्लियर कि इसमें टैक्सेशन नहीं होगा. सेक्शन 4(7) particularly says कि rights shall be conferred without any. But even then there is a lack of clarity. Like for example, Kerala government on 3rd Feb 2025 issued an order saying that all IFR land in the forest villages should be taxed. Act does not allow that FRA. So इस तरह के भी there are this kind of understanding also that in some states like Kerala this is already started that IFR land should be taxed. FRA does not provide that. But more than taxation, I think two other issues are important in the case of IFR. One, that there are, as of now, the latest Ministry of Tribal Affairs report, more than 18 lakh claims, IFR claims are still rejected. So that large scale rejection of IFR land and IFR claims continue to affect IFR holders. And if you know, and many of you know that 2019 Supreme Court passed an order directing all state governments to review all wrongful rejections. To 2019 and now it is 2025, that review has not happened. So most of the potential states, FRA potential states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Gujarat continue to report highest number of rejections. And this is overall this is affecting FRA implementation as well as CFR rights, because IFR and CFR rights are linked. And many people, when we interact with these IFR right holders whose claims have been rejected, IFR claimant have been rejected, they point out that if they are not getting IFR land even, what is the incentive to claim CFR right? So if they are not getting their IFR land, if they are not getting rights to protect their land, then what is the incentive which FRA creates for the Gram Sabhas to exercise their CFR, right? So that large scale rejection of IFR land across the state without any review is something which is affecting IFR land as well as FRA process. And then this entire thing of people have got IFR land but they are not able to exercise. They are not able to build a house. Housing has become an important issue. Many states now report that if they have kacha house, they want to make a pakka house, they are not able to build that because forest department is not allowing. One such case is now being heard and discussed in the Supreme Court. And similarly, there are other kind of restrictions which are imposed on exercise of IFR land. And IFR land, as you understand, it's just not housing and cultivation. It includes all ancillary activities. In itself, it is a small ecosystem within the larger community forest rights ecosystem. So there is a complete lack of understanding of what is IFR land. So it's only considered cultivation and housing, but the entire other resources which are part of IFR land, including ancillary activities which are defined in the Act and the rules, are not implemented. So these are some of the major issues which is affecting IFR, apart from taxation. There is lack of understanding on taxation, but these are other major issues. Thank you, Sushant. And you rightly pointed out there are issues itself, and as Saila was also speaking, which are recognized and what is fully utilized nahi hai. Recognition itself is a task. So I'll come to Richa now. So Richa, there are many efforts by governments, both central and state governments, to bring IFR holders into the mainstream. For example, there is Dharti Aaba, Janjatiya Gram Utkarsh Yojana, then Manrega scheme, some of our panelists spoke about. So as per you, how can technology help in assisting these efforts, given your work with lands? Well, thank you, Seema. So when, the common theme which is, emerging from all the panelists is the convergence of the IFR titles with the, and any kind of entitlements that we're talking in terms of, central and the state schemes is, low.
So, talking about technology, how technology can assist in the entire process. So, this is mainly what I be sharing here. This is mainly from my own experience. The study that we did in 3 states, one in Odisha, Gujarat, and Maharashtra. So, talking about technology, when we talk about see, convergence is one part of it, but before that also, like in the entire when we talk about the FRA, we can talk about technology in the process. Because the major push of technology in the discourse of when we talk about technology, especially in the schemes, be it FRA or any kind of the government schemes, it's more about efficiency, effectiveness, accuracy, and the scalability. So when the technology definitely it's playing a good role when we talk about process. Also in the second part of it, in the management of the data and the storage of the data. So what we have observed in the in all these 3 states that technology, be it the different organizations who are working with a different kind of a technology, it's definitely playing a good role. Be it in the entire process of claiming, helping the community, storing the data, and so and so forth, right? So, but now coming about the convergence of the IFA titles with the schemes. So here the very important thing that comes is the interoperability, and the second thing is about the impact. So the real impact comes when there is a convergence of the IFA titles with any kind of schemes, because the real impact eventually what's the why are we doing all these things to have good impact in the community. So talking about this again from the 3 states, Odisha, Gujarat, and Maharashtra, but we have observed that when we talk about technology and the interface, the convergence rate, so we really need to have the integration of the Sanad or the IFR Patta with record of rights. However, like in the case of Odisha, we've seen that there is an integration of the IFR Patta with the ROR. So hence the community were able to get the all these schemes. However, in the state like Gujarat and Maharashtra, the community there is no integration of IFR Patta with the ROR. Hence, these are still called as intermediate documents. These are not accepted by any of the departments. So this is like within, and also when we talk about the implementation and talking about the technology, we can use technology in the sense in the process that we can talk about then we can talk about the entire process and the storage. However, when it comes to real execution and implementation of it, we see it's not just technology, but it is technology plus plus plus. And that plus 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 is a lot many things. So the very first thing is the kind of because even FRA has the rules written here. However, based on our own observation, what we have seen in the 3 states, that the implementation of the FRA is different. It depends on the CSO and also the state vision, whether they want to implement or not. Because in our observation, the people have all the records in place, they have GIS maps, yet again the verification has to be done, and there are a lot of many rejections. So I feel that it's not the technology can help in the process. However, in the impact we need technology plus plus plus. So this is what my take is. You increase the plus in the end, ना पहले 2 plus थे. Okay. तो मैं मोहन जी के पास जाना चाहूँगी. मोहन जी, आपने जो प्रयत्न समिति के साथ इतना सदर राजस्थान में काम किया है, तो हमारे को थोड़ा साझा करिए. और क्या आपने कभी या सरकार ने कभी आपकी लर्निंग से, आपके वर्क से सीखने की कोशिश की, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा? देन पॉलिसी में तो इम्प्लीमेंटेशन से ही सीखा है. मेरा जो जंगल जमीन आंदोलन से जो काफी शुरू से जुड़े रहे, 1995 से इस पूरे प्रोसेस में रहे. जो अभी काम जो किया है CFR को ये आने के बाद में, तो एक तो इसका लार्ज स्केल पे कम्युनिटी तक जाना, और अभी जो कर रहे हैं मुख्य तो CFR का क्लेम बनना होगा और गांव समाज को स्ट्रेंथ करते हुए CFR करने की प्रक्रिया. दूसरा जो कर रहे हैं कि गांव समाज का जो बैठक है वो उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाए, उसका डॉक्यूमेंट वो करें, तो वो भी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें मुख्य गांव समाज ही है जो CFR को लेकर वो डिसीजन मेकर बॉडी को. थोड़ा उसमें कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक अलग
फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर्ड करवाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऑथराइज ग्राम सभा है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उस कमेटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये आगे कॉन्ट्रोवर्सी है, उनका ऑर्डर भी है, हम ग्राम सभा को स्टेट करेंगे। इधर स्थानीय स्तर पे हम थोड़ा ये तो रहा है कि जो दक्षिण राजस्थान में ढलान हुई है, तो जो ढलान क्षेत्र में जो खेती कर रहे हैं तो वो सॉइल इरोजन को थोड़ा ज्यादा वो करेंगे, तो उनके लिए किस क्या हो सकता है उसको रोकने के लिए, तो वो एक उसमें वो इकोलॉजी बेस्ड एक और जो करें सीड कलेक्शन का, लोकल सीड महुआ है, आम है, आंवला है, जामुन है, और इनको वापस रिवाइव करने का भी प्रयास करें ताकि ये खेत जो भी लैंड मिली है उनके आसपास लगा के एक और जो करें कि युवा जो है, क्योंकि ये हालांकि ये 1 हेक्टेयर एवरेज लैंड मिली राजस्थान में 25,000 लोगों को पिछला परिवार को 25,000 हेक्टेयर लैंड, तो 1 हेक्टेयर लैंड वाइबल नहीं है जब तक कि वो CFR नहीं मिलेगा। तो इसके साथ साथ पर युवाओं का रुझान क्या है, वो पलायन कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको वापस उनके लिए आप पलायन करें, लेकिन जो हमारा रिसोर्स है उसको बनाए रखने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे कर सकते हैं, और उनका जो भी प्राकृतिक संसाधन है प्रबंधन में वो कैसे देखते हैं, क्या ये पूरा डिग्रेडेड देखते हैं या नया देखते हैं। तो एक अभी ग्रुप सेलेक्ट किया है लड़के और लड़कियां दोनों, तो उनका एक प्रशिक्षण कर एक ये भी पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं जाए फॉरेस्ट एरिया में, उसके लिए जो भी परंपरागत खेती है उसको बढ़ावा देना और उसके करने, क्योंकि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर जाएगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को और इफेक्ट करेगा। तो ये इससे भी थोड़ा करें, और थोड़ा मैंने कुछ गाँव एक पंचायत का भी किया, जैव विविधता का पूरा वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि खेती कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, ये सारा बायोडाइवर्सिटी को कर रहे हैं, और वो लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं कि कैसे उसमें वो देखते हैं, और जो चेंज आया वो भी उनके सामने रख रहे हैं, और उसके नुकसान क्या हुए, जैसे खाद्यान्न में कितना पहले वैरायटी थी फॉरेस्ट से मिलता था जो है, और अब कितना मिलता है, तो ये एक और एक और ये कि जो जिनको अधिकार पत्र मिले हैं और नहीं मिले उनका एक ग्रुप बना है, क्योंकि ये कि जैसे 25,000 इस राजस्थान में परिवार को मिला, 25,000 के एक यूनिट कैसे हो, तो गांव में भी यूनिट, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा हर व्यक्ति अपने हिसाब से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा, पर कलेक्टिव होगा तो कोई थोड़ा एक पैटर्न तय करना पड़ेगा कि कैसे ये समूह में आए सारा, तो वो एक छोटे ग्रुप बनाने का प्रयास करें ताकि वो एक साथ मिले और सब तीनों चीजों को रखें, 1 फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल और बायोडाइवर्सिटी, इनको देखते हुए वो अपना प्लान करें, ना कि खेती करना है तो खेती में तो फिर वो है कि भी आप जितना एरिया बढ़ाते जाओ खेती का, तो फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर मतलब वो खेती भी प्रभावित होगी इकोलॉजी के तौर, तो ये एक है। और फिर वन प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण और 2-3 जगह का अभी शुरू किया है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने का, और वो लोगों के साथ कर रहे हैं कि भाई उनके साथ बैठ के अभी एक दो शुरू किया है, अभी आगे और उनके साथ, तो ये 5-6 महीने में उनके साथ एक पूरा प्लान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और खासतौर से जो युवा है उनको एक थोड़ा मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहा है अभी। शुक्रिया अनंत जी। तुषार, मैं आपसे ही एक सिमिलर सवाल करना चाहूंगी कि आप भी अपना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस उड़ीसा में आपका इतना वर्क है, अगर आप शेयर कर पाए और कितना प्रैक्टिस पॉलिसी में आया है। एक तो हमने अभी उड़ीसा में एक पिछले कुछ सालों में ये कोशिश किया कि कितने पोटेंशियल है, मतलब कितने गांव है जिसमें FRA के फुल पोटेंशियल जो है IFR CFR कैन बी इम्प्लीमेंटेड। दिस इज समथिंग व्हिच we call FRA potential mapping, and Odisha was the first state to come out with the FRA potential map, which now shows that there are 32,000 villages where there are STs and other traditional forest dwelling communities, and they have different kind of rights.
Now this tool has also now been used by the Ministry of Tribal Affairs, and Ministry of Tribal Affairs with help of Vasundhara and other organizations has initiated similar process in other states to develop a FRA potential mapping, a mapping and baseline which is not available now. Overall, there is an understanding that there are 1,77,000 villages in India which are potential FRA villages. This exercise is going on. Now in Odisha, this has helped us a lot. Now that we have a baseline, that baseline Vasundhara and other organizations have been able to use with the district level FRA committees to develop district specific plans in districts and areas where we are working. The other thing which has helped in the convergence process was that because all our effort and dialogue with the government in 12 April 2016, Odisha came out with a very comprehensive guideline to implement convergence programs and schemes under Rule 16 of FRA rules. And there is hardly any such guideline that is available with an understanding that Rule 16 is meant to provide post-claim support to forest right holders, both to develop their IFR and CFR land. And I would encourage all of you to see that guideline. It's a very comprehensive guideline providing three things. One, strategies. What would be strategies combining both IFR and CFR potential to link with convergence? Second, providing a list of convergence schemes and programs that can be used for both IFR and CFR land development, including activities which are important for eco-restoration activities, forest protection. And third, the guideline provides an institutional mechanism which center around Gram Sabha, as Mohan Bhai was pointing out, that it is important that not just the determination of rights processes is anchored by Gram Sabha, but the convergence programs are also anchored and facilitated by Gram Sabha. And this guideline provides that this is an institutional mechanism where at the community level it is the Gram Sabha which would develop convergence programs and a convergence plan. And then further up at the block level and district level, there will be district convergence committees. And in some of the districts, this has worked well. In areas where we are working, many of these IFR holders are linked with a number of government programs and schemes, including land development, NREGA. NREGA provides a huge opportunity. And FRA and NREGA both create a very enabling and empowering, support for the communities that we have found out. So, ये काफी प्रयास अभी उड़ीसा में चल रहे हैं. One of the things which we keep pointing out to the government that convergence program, the strategies and institutional mechanism has to be developed with the community based on their IFR and CFR rights and anchored by Gram Sabha and should not be dumped on communities. Like in many cases, if there are plantation under CAMPA, those plantations are imposed and implemented on IFR and CFR land. These are all monoculture plantations. They don't serve the purpose of fulfilling, what the livelihoods and ecological services. So I think there's a lot to share about Odisha experience, but this convergence guideline is available. We can share, and we can discuss. Maybe if you are interested, we can share more information about the convergence initiative. Thank you, Tushar, and it was great to know कि FRA potential सबसे पहले उड़ीसा में मैप किया गया और उसके बाद and also कहीं से तो शुरुआत होगी तभी तो learning percolate होती है. So that's a good learning to know. पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि with your presence in on ground as you yourself is associate Pradhan from last 22 years. So work with the other community-based organization on NRM and also on IFR and convergence. So where do you see the role of other civil society actors in this process?
Okay. तो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से शुरू में तो जब हम एफआरए में कन्वर्जेंस का बात सोच के कुछ लाइवलीहुड तरफ लेके जाने का सोचे तो पहले तो हम लोग आईएफआर लैंड में फोकस करते थे, बट वो लगा कि एफआरए को पूरा नहीं समझते हुए ओनली आईएफआर लैंड में फोकस करेंगे, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। दैट वाज पहला वो हम लोग को लर्निंग लगा। देन सेकंड वाज कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा गांव मिलके एफआरए के तहत पूरा जो उनका जो कस्टमर बाउंड्री है उसको समझना, उसको मैप करना, जीआईएस टेक्नोलॉजी कुछ जगह पर किया है, कुछ जगह पर नजरी नक्शा किया है, तो इसको आइडेंटिफाई करके फिर सैचुरेशन ऑफ राइट्स आईएफआर, सीआर एंड सीएफआरआर तीनों का होना बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं आया है देन इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स वे। आप कभी आईएफआर में फोकस करोगे, कभी सीएफआर में फोकस करोगे। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रोल ऑफ सीएसओ की एफआरए को हम उसको फुल स्पिरिट जो है ना उसको समझ के हम एंगेज हो, बिकॉज फॉरेस्ट इज ए वेरी लीगल स्पेस। अब थोड़ा इसमें लगोगे उसमें लगोगे फिर छोड़ लोगे और एक के बाद एक एनजीओ की फील्ड में जाते हैं। सो फर्स्ट लर्निंग इज सीएसओ नीड टू एंगेज इन एफआरए विद फुल स्पिरिट इन सैचुरेशन अप्रोच। दैट इज वन थिंग। सेकेंड है कि हम जब प्लान कर रहे हैं लाइवलीहुड को लेके, कम्युनिटी का जो भी प्लान है सीएफआर मैनेजमेंट को लेके, उसमें कैसे हम हाउ टू टेक द एरिया बेस्ड अप्रोच, बिकॉज द लैंडस्केप हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। कहाँ पर स्टैंडिंग ट्रीज होंगे, कहाँ पर पूरा मतलब फैलो लैंड है, कहाँ पर थोड़ा वाटर बॉडीज भी है। सो इवन दैट लैंड इज गिविंग लो प्रोडक्शन, लो इनकम, also there are lots of strengths and opportunities. So how to make an integrated plan for that landscape, for that traditional boundary, जिसमें CFR भी है, IFR है, that is the second thing. I think developing some mechanism, more engagement and a community-led planning process to come up with an integrated plan for the village that is owned by the community. It may take 5 to 6 years to implement, gradually implement the things, but that is the second thing. Third is obviously leadership, how to develop the community leadership in the entire process. And fourth is I think economy of scale is very important. क्योंकि हम जब आईएफआर में फोकस कर रहे हैं, कोई विलेज में 10 लोग हैं, कोई विलेज में 15 है और किसी का छोटा टुकड़ा है, किसी का कुछ कर रहे हैं, तो जब तक आपका एक एग्रीगेशन नहीं है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, एक इनकम के बाद जब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहे तो that will not lead much. So in that case we are also organizing the farmers to different groups, maybe a producer groups or at a later stage maybe production company and FPOs. So in any form, maybe in TPTP Bandhan Vikas Kendra, so in any form this farmers need to be organized into a production cluster, producer group, so that there is a economy of scale. If there is surplus production, they are able to sell those produce. So that is another also, that is cluster approach and aggregation of production and combining the women into producer groups. That is another thing. And I think looking into the different opportunities that are available at the state and district level, as many of the things are happening at the village, block, tehsil level, so it is very important to have that continuous dialoguing with the district and different line departments and having joint plan of action. For example, if I am saying Odisha, there is a practice of, because of the FR implementation, there is some tehsil level monitoring committee, district level monitoring committees are there, where they are making joint plans on the FR implementation. How those type of forums of government, CSO and people's representative can be set up for joint planning and review of those planning and implementation. Otherwise, only having scheme and it will be very difficult if only CSO will focus. So joining hands with other multiple actors in that landscape and partnership with government, regular meeting, reflection and building some case studies is very important. And looking into the initial experience, the confidence is that that fallow land is converting to a piece of green patch. Where there is food, there is scope and giving nutrition also. Also local biodiversity is getting enhanced.
and additional income at the family level. और जो महिला, क्योंकि रूरल कॉन्टेक्स्ट में ये सोच है लैंड बिलोंग्स टू मेन एंड महिला उसका केयर लेती है, बट आईएफआर में महिला इज द जॉइंट टाइटल होल्डर एंड कुछ केस में सिंगल टाइटल होल्डर, सो दैट इज द बिगेस्ट शिफ्ट। और अभी वो लैंड में जब अभी कल्टीवेशन हो रहे एंड द कन्वर्जेशन इन द नेम ऑफ वुमेन, दिस इज द गोल्डन शिफ्ट। बहुत इसका जो एक्सपीरियंस और अनुभूति जो है ना बहुत एक्सपीरियंस, तो so it itself is converting women from the labor to farmer to an empowered farmer and converting that fallow land to a beautiful green asset where there is some forest trees, fruit trees and food crops, and that will be the intergenerational for the next generation also. So in short I will say it needs much collaboration and bottom up planning, developing leadership in the community and follow up of planning and implementation and persuasion and developing models on the ground. थैंक यू शैलजी। और जो आपने अभी बात की इससे ये भी आता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका कैसे इंटरजेनरेशनल फ्लो होना चाहिए, ये मॉडल आपका वो भी फ्लो इंडिकेट करता है। दैट्स वेरी गुड। सत्या आपसे भी कुछ ऐसी अगर कोई सक्सेस स्टोरी आपके वर्क एरिया से कैसे काम करते हैं वो एक बार बताता हूँ, तो उसमें सक्सेस स्टोरी भी आएगा। हो सकता है हमारे भी बहुत सारा फेलियर्स है। फेलियर्स इसलिए है कि फेलियर्स के बाद हम जहाँ सीखे वहां से बता रहे हैं। हमारा तो मेंटल मॉडल टूल था जिसके ऊपर हम काम करना शुरू किए। एक तो था कि बेनिफिशियरी से ऑनर्स वाला माइंडसेट कैसे बिल्ड करें। लार्जली होता क्या है कि हम जैसे ट्राइबल कम्युनिटी को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये कितना बेनिफिट ले रहा है डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट स्कीम से, तो हमेशा बेनिफिशियरी जैसा लेंस से हम देखते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो ऑनर्स है उस लैंड का, उस लैंडस्केप का और अलग अलग चीजों का अगर देखें तो एक मेटा मॉडल स्कूल था जिसके ऊपर बिल्ड किए। दूसरा था कि हम हमेशा जो खास करके अरबान बाकी लोग होते हैं जो मेन स्ट्रीम अपने आप को सोचते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। उसके वजह से हमने सोचा कि मतलब मेन स्ट्रीम कम्युनिटी जो है जो मानते हैं अपने आप को, हालांकि बहुत सारा मामले में ट्राइबल्स अपने आप में बहुत मेन स्ट्रीम है, तो वो क्या लर्न कर सकता है ट्राइबल कम्युनिटी से। तो ये दो मेंटल मॉडल्स को दिमाग में रखे सोचे, फिर सोचे कि उनका जो है उन्हीं से बिल्ड करते हैं। उनके पास जो नॉलेज इनकम है सालों से उस पे बिल्ड करते हैं हमारा सारा इंटरवेंशन। तो जब ये सोचे तो फिर हम थोड़ा और सोचे कि इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जैसे लार्जली हम जो देखते हैं प्लेन एरिया, कोस्टल और बाकी सारी चीजें, और ट्राइबल बेल्ट का अलग ही इकोसिस्टम है। वहाँ का ट्रेडिशनल ऑलरेडी उनका स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है, तो वहां से सोचे तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा जैसे हम भूदान मूवमेंट हुआ था 1960 के बिहार और लार्जली बिहार तो उसमें हुआ कि जो जमीन वही जगह मिला, जो जमीन सबसे कम उपजाऊ था वही भूदान किया। सेम चीज आईएफआर लैंड जो है वो सबसे अनप्रोडक्टिव लैंड है। आइदर उसमें मध्य प्रदेश वाला केस में अगर देखें तो उसमें 60% आईएफआर लैंड पे है इन्वेसिव स्पीसीज, खास करके लाटाना मेजर प्रॉब्लम है। तो हम एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते गए कि हम ऐसा खाली लैंड होल्ड होने से नहीं मिलेगा, उसको और क्या क्या कर सकते हैं। फिर सोचे कि उसका लाइवलीहुड कहाँ से आता है, तो लाइवलीहुड देखे कि वो फॉरेस्ट से मिलता है, आपका लाइफस्टाइल से मिलता है। तो वो कौन सा गेम है जहां अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे थोड़ा बढ़ सकता है। तो लांटाना बहुत बड़ा मेजर चैलेंजेस निकला। तो हम लोगों ने कान्हा लैंडस्केप में थोड़ा प्रोग्रामेटिक डिजाइन में गए, उसको स्पान हो गया इसके, और 16,000 हेक्टेयर करीबन में लांटाना को इरेडिकेट किया। उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ कि आपको जो एनटीपी मिलता था वो बढ़ गया क्योंकि आप एक्सेसिबल नहीं था। दूसरा था अगर आप देखें बेसिक डाटा देखें तो जो लाइवस्टॉक का जो ड्राई ग्रीन फॉडर का डेफिसिट है मध्य प्रदेश में 40% और 45%, वो फॉडर अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगा ताकि वो जो स्मॉल रूमिनेंट पास है उसके ऊपर उनको मिलेगा।
वो एक लेंस लगने को जरूरत पड़ा कि खास करके आप देखेंगे जो नेचुरल फार्मिंग का है या एग्रोइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के हैं, वही जगह पर सक्सेस है जहां आपका लैंडस्केप फॉरेस्ट डेवलप। तो उसके ऊपर अगर मिलेगा, अगर नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग लार्जली फंड पंप कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लैंड पार्सल में ही फोकस रहेंगे तो बाकी पॉलिनेशन से लेके और उसके भी ग्रेजिंग तक, ग्रेजिंग बहुत छोटा चीज में बोलता है कि ग्रेजिंग बहुत लार्ज मिल जाता है। अगर नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस में कर रहे होंगे तो उसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए खेत में छोटा सा एग्जांपल देके कहेंगे तो आसान समझेगा, अगर नीमास्त्र जरूरत है, आपका जितना बायो रिसोर्स का जरूरत है उसका वैल्यूएशन का क्या स्टेटस है? हम आसानी से, अगर नीमास्त्र चाहिए आपको तो 1 एकड़ के लिए 5 किलो का नीम का पत्ता चाहिए एग्जांपल मानिए, तो अगर आपको 100 हेक्टेयर में करना है, एक पेड़ में कितना नीम का पत्ता है, और 100 हेक्टेयर में या 10 हेक्टेयर में 15 एकड़ में करना है, तो आपको कितना पत्ता है, वो लैंडस्केप में पेड़ है या नहीं, वो ढूंढने का जरूरत है। उस तरह का सारा चीजों को हमने मैपिंग किया। जैसे देखें मंडला, बाकी मध्य प्रदेश में डिंडोरी मंडला वाला में 30 से 45 तक का जो डाटा हम लोगों ने निकाला था वो है अनकल्टिवेटेड फूड का खान पान। खास करके अगर देखें मंडला में 39 टाइप्स का खाली लीफी वेजिटेबल्स अराउंड है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग अवेलेबिलिटी कम होगा, बरसात में ज्यादा होगा नो डाउट। लेकिन और दूसरा चीज है कि जो इंडिविजुअल लैंड है उसमें भी बहुत सारा अनकल्टिवेटेड फूड है। खास करके जब मक्का लगाएगा तो मक्का के साथ में ऑलरेडी 3-4 प्रकार का वेजिटेबल्स मिलेगा। और ये सारा जो हमारे अंदर में जो नैरेटिव और सारा चीज सोच रहे थे उसको वेरीफाई कर रहे थे कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर आप एनएफएचएस का डाटा देखेंगे, मंडला डिंडोरी जो है वो न्यूट्रिशन मतलब माल न्यूट्रिशन में काफी अच्छा है, इंदौर से, उज्जैन से, सतना से, और ये तीनों जिला जो है वो काफी सशक्त, हम जो कहते हैं ना डेवलपमेंट भारत, मतलब उसमें वो बहुत अच्छा है। तो क्यों है ये सारा चीज? ऐसा नहीं कि मंडला डिंडोरी में माल न्यूट्रिशन खत्म है, लेकिन कंपेयर उन जो बड़े शहर अच्छा जगह से है, क्योंकि उनके पास डाइवर्सिफाइड फूड सिस्टम आज भी है। मिलेट्स खा रहे हैं तो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स वही है कि उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है, आप खाएंगे तो आपको माल न्यूट्रिशन वाला कम होगा। फिर उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा आ रहा था जैसे 1:1 प्रोडक्ट में पूरी फूड की मंडला का 1:1 प्रोडक्ट में वो ज्यादातर आपका आईफा लैंड या इंडिविजुअल लैंड से होता है। लेकिन हम सारा चीज पूरा फोकस यही है कि हम कितना पूरी फूड की एक जगह पर करेंगे और उसको पैसे के बाहर ना सीखें। हमारा प्लेट से तो वो निकल गया, तो आइडिया वहां से रहा है कि क्यों निकल रहा है, तो एक फूड सिस्टम को देखेंगे तो पूरा कंजर्वेशन आएगा। इसलिए निकल जाता है कि एक तो नया पीढ़ी उसको करना मुश्किल है, दूसरा चावल जैसा इतना आसान नहीं खाने का, थोड़ा कम जैसा लगता है, जितना भी आप साफ करेंगे होगा। तो उसके लिए क्या खाएंगे? आइदर ब्लैक ग्राम का दाल या नहीं तो अरहर के दाल में खटाई डालेंगे, थोड़ा सा लसलसा होगा तो आदमी तुरंत चालू कर लेगा, ऐसे चबा के नहीं खा सकता। और जो हम दूसरा चीज है कि उसमें प्रोग्रामेटिक डिजाइन में कैसे आ सकता है, वो सारा चीजें तो लांटाना हम अकेले हमारा रिसर्च से तो जितना कर पाए, तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो एनालिसिस में क्या सब स्कीम में आ सकता है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट को एंगेज करा है कि डायरेक्टली अगर बुश क्लीनिंग या एनालिसिस में नहीं आ सकता, क्या ये ग्रासलैंड डेवलपमेंट में आ सकता है, इस तरह का चीजों को लेकर तो आपको। तीसरा था कि हम अगर देखें, अब अगर अलग अलग डाइवर्स नैरेटिव था सबके लिए अलग अलग, अगर बायोडाइवर्सिटी वाले लोग हैं तो उनको हम ऐसे ही बोलते थे कि अगर आप खाली प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़ दें, बाकी जगह पर भी 70% करीबन का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब बियॉन्ड द प्रोटेक्टेड एरिया। तो उसको सही करने के लिए आपके पास क्या है? गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा जो हमने देखे जहां हमको इंटरवेंशन करने का जरूरत पड़ा, हमने कोशिश की कि जितना से ज्यादा उद्यम हो गांव में, नया पीढ़ी जाने। हम कहते हैं ना कि 51 ईयर्स ओल्ड है अभी हमारा किसान, हमारा एवरेज जो यूथ है वो 29 साल का है, तो ये जो गैप है नया पीढ़ी जान ही नहीं पाएगा क्या है। तो कितना उद्यम कर सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल वैल्यू और वो जड़ से जुड़े रहे, जाने। जड़ से जुड़े रहेगा मतलब नहीं कि नया आधुनिकता को ना अपनाएं, लेकिन वो रूट्स को जाने कि हम बहुत समृद्ध हैं बाकी चीजों में, हमारा खान पान भी बहुत समृद्ध है और हमारा कल्चर भी बहुत समृद्ध है, तो उसको बचाने का क्या कल्चर वो हो सकता है। कुरियन ने कहा था ना कि दूध तो हर जगह मिलता है, तो आनंद में गुजरात में क्यों? तो कुरियन की जब सवाल पूछा तो कुरियन ने बोले हमको गाय भैंस दूध से नहीं करना है काम, करना है लोगों से। तो लोग इंपोर्टेंट है। लैंड तो है, आए पर आज
73% रिजेक्शन था, कल के दिन में हो सकता है 40% हो जाएगा, लेकिन लोग के अंदर में कितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। तो वहीं से शुरू किया, उसका इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऐसा था कि ग्राम सभा को सशक्त करना है, और उससे ग्राम सभा का थोड़ा सा बाद में आएगा, छोटा छोटा और एजेंसी क्या क्या है हो सकता है, उनका जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होगा, महिला सभा होगा, एसएचजी का विलेज इंस्टीट्यूशन होगा, तो वो जितना होगा, जितना वॉइस और जितना एजेंसी बढ़ेगा ग्राम सभा में आएगा। अब हम ग्राम सभा बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। हमने एक स्टडी कराई, प्रद्युम्न भाई हैं, बता पाएगा अच्छे से, कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में लोग ज्यादा जाते हैं बजाय ग्राम सभा में, क्या क्यों है? आपका गांव में अगर किसी का घर में कुछ हो जाएगा तो लोग वहां, तो उसको थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा देखा, तो वो पीछे कहानी है कि आप जितना और इंस्टीट्यूशन बढ़ाएंगे उतना काम करेगा। तो वही पैसा पेटिशन अलग अलग, और उसको इंस्टीट्यूशनल करना है डीपीडीपी में या अभी अधिकार में, वो कितना अच्छे से हो सकता है उसके ऊपर। हम समझ रहे हैं आपके पास बहुत कुछ शेयर करने को, लेकिन हमने समय बहुत कम दिया लिमिटेशन। मैं रिचा से पुराने सवाल पर ही फॉलो अप करना चाहूंगी कि अगर हम, जैसे आपने कहा डेटा की बात करते हैं, तो अगर हम डेटा कैप्चर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को अगर एड्रेस करना चाहते हैं जो बेनिफिट करे स्मॉल मार्जिन फार्मर्स को, हाउ कैन वी डू दैट? Thanks, Maggie. So, We are getting disturbance. it's okay. So, इसके ऊपर the main thing when we are talking about data and information asymmetry, तो सीमा ये काम हम लोगों ने आप लोग के साथ करा था, WRA के साथ करा था। We try to see the IFR classes. तो इसमें जो मेजर चैलेंज है तो ये आएगा कि जो भी, क्योंकि एक स्टेट में अलग अलग सीएसओस हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो ये इकट्ठा करती है, तो जो हमें कोलेट करने में सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट था कि हम कैसे, हाउ डू वी रीच आउट टू दीज मेनी एंड नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो सबसे पहला चैलेंज ये आया था व्हेन वी आर जनरेटिंग द एविडेंस। सेकेंड चैलेंज जो ये आया था कि कोई भी एक संस्था एक फॉर्मेट में नहीं लिखती। So having a template and metadata of how do we put all the data in the different formats. But उसमें भी ये प्रॉब्लम आई थी कि उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, कोई हिंदी में था, कोई लोकल लैंग्वेज में था। तो हम लोग this is one of the major challenge that we have found in collating the data for the IFR land parcels. The second thing is also, since we have spoken about the small and the marginal farmers. So we as what we feel at Landstack is because we are working a lot on the pivot table data. So be it as a women land ownership or as tenant holdings. So for both the data we are trying to interpret the new data sets NSSO 77 count and also the new data sets for the women land ownership. Here we know that the data varies a lot from 8% to 40%. So this is one area that we are trying to build other than IFR. The second thing, again talking about it, how since in India we have a lot of landmarks. So how do we so what we are trying in the second phase is we are trying to link the land use, be it forest, be it any kind of land use with the land tenure, and trying to show what land laws applicable, the major land laws, because we cannot cover all land laws, but what major land laws are applicable to it. So in the same domain, we are also we are in the forest land use, we are trying to cover IFR. Similarly, we are also trying to cover other domains like renewable energy and other basically on the climate actions. The third thing which is really important is on the dashboard. So let's say even if we have the data, nobody is going to see the graphs and all those things. So we are trying to make it visually representative in our own website. So we are trying to put the data whatever we have, so that it can be easily accessible by the community, by the citizens, by anybody just going through the dashboard. The last thing which is really important when we talk about the data gaps and the information asymmetry is how do we build the capacity around this. As Shalom ma'am told that we need to bring all the departments together, right, to have the convergence. So similarly we have also found it's not just the department that we have to bring all the departments together, but we also have to bring a lot of the different stakeholders, be it from the the CSOs, be it the government officials. We all have to we have to bring them together in order to fill this gap. So these are, I guess, if I would summarize, these are the 4 things that we are working on in order to fill the data gaps and the information. Thanks, Richa.
was a very healthy panel discussion. I learned a lot, but I didn't get a chance to us to speak. I also have some questions, but I get the audience to speak. They've been listening us quietly from last moments. Please, anybody? I do not know so many have been rejected claims. So what is being done about it after even the Supreme Court intervention? Rejection of claims on that. Nothing much has been done. The order was passed on 28 Feb 2019. The order was very specific to all the states to initiate a process of review and hearing of all claims that are rejected by compiling the data of rejected claims, by also writing why the claims have been rejected, for what reasons, and communicating that to the Gram Sabhas and the Forest Right Committees, and helping the Gram Sabha Forest Right Committee to do the hearing at the community level. Now that has not been done so far, and what we have been trying to, suggest to the government and particularly to the Ministry of Tribal Affairs, the nodal agency, is to provide clarity on how this should be done, what the Supreme Court had asked for, and how that review should be conducted. That clarity is not there. There is no specific guideline issued by MOTA, Ministry of Tribal Affairs, and the state government's authorities are at a different level of understanding. All this, if you want, I can share with you. The order, what the Supreme Court required, what process should be followed in the review, all that is there, not followed. No, I need to say the organizations working on it, are they having a collective? They have been working, many organizations have done a survey on their own. Like in Gujarat, in many the tribal districts, they have done survey of rejected claims, why claims have been rejected. And then they have shared this with the state authorities. But from the state authorities side, the review that should have happened, after Supreme Court's order has not been done. In Gujarat also, the review is only limited to, I think, 1 or 2 districts. 3 districts. I have a question. We have a time limitation. We have to end this session by 3:45. Maybe we'll take 2 more questions. मेरा मोहन भाई से सवाल था कि और आपको तुषार से भी ये जो एविक्शन ट्राइबल एरिया में आपने बोला कि वो मगर ये खासतौर पे जहाँ लोगों ने अप्लाई किया है फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको निकाल रहे हैं, पिटाई हो रही है लोगों की, घर जलाए जा रहे हैं, और खासतौर पे जहाँ टाइगर है पर्टिकुलरली सिमलीपाल एरिया, तो वहाँ पे तो लोगों को बिल्कुल बेदखल किया जा रहा है। तो ये आईएफआर सीएफआर ये जो इस तरह से उसका जो जोश था इस तरह से नहीं हो रहा है। नंबर 2 जो गुजरात की जो बात किया कि सोनगढ़ में हम लोगों ने मतलब 8000 क्लेम किए, हाईकोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद वो फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है वो डिनाई कर रहे हैं और लोगों को निकालते हैं। तो हमने फिर कंटेम्प्ट का नोटिस कंटेम्प्ट भी किया है, अभी देखते हैं कंटेम्प्ट में क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कुछ और कहता है, मोटा का कुछ और कहता है, यहाँ हाई कोर्ट में जो कहते हैं, तो ये काफी असमंजस परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे सटीक नागरिकों को क्या करना चाहिए? ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे वाकई थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब जो एक्चुअली जो थोड़ा मोबिलाइजेशन है पिछले टाइम से हम भी देख रहे हैं कि जो मूवमेंट की जो स्पीड थी वो थोड़ा कमजोर हुआ है। उसके कई कारण हैं, कुछ तो ये भी हो रहा है कि कुछ लोगों को अधिकार पत्र मिले हैं, कुछ नहीं मिले। एक उठन यहाँ पे भी आई है और ये मुझे लगा कि डिपार्टमेंट ने जान करके किया है कि ये मूवमेंट टूटे, तो ये एक बड़ी मुश्किल हुई है। तो इसीलिए हम वापस अभी वो कलेक्टिव जो लोग हैं सब वापस
आए और जिनको नहीं मिला, जिनको मिला वो नहीं मिला, उनके लिए सपोर्ट भी करें और सामूहिक भी करें। दूसरा ये कि जो वहाँ पे भी एक सेंचुरी एरिया है, कुंभलगढ़ सेंचुरी एरिया में आपने अभी नोटिस भी है, तो थोड़ा अभी पहले बात हो रही थी कि, और हमने अभी उदयपुर में भी बात की थी कमिश्नर के यहाँ पे कि वो भी वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा अभी और मोबिलाइजेशन का वापस एक कहते हैं रीजनरेट करना पड़ेगा और वापस खुद को एम्पावर्ड होना पड़ेगा। इसमें अभी एक गैप है, तो जवाब तो यही दूंगा, मतलब इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। तो बेसिकली इससे जो लर्निंग हुआ, फॉर एग्जांपल प्रधान इसमें लास्ट 5 ईयर से काम कर रहे, बहुत लेट में हम लोग एंट्री किए हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग है, तो अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो क्लेम फाइलिंग के टाइम में एरर ना हो, तो वो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। तो कम्युनिटी कैसे जो भी लैंड को क्लेम कर रहे हैं उसको चिन्हित करते हुए क्लेम करें, सो दैट इज ए क्लैरिटी। बाद में डिमार्केशन का उतना इशू नहीं है, दैट इज वन थिंग कर रहे हैं। सेकेंड है कम्युनिटी लेवल में तो काम कर रहे हैं, सीएसओ है, जुड़ाव है, बट सप्लाई साइड में तो फॉरेस्ट ऑफिशियल से, जो हमारा रेवेन्यू ऑफिशियल से, काफी जगह पर उसमें क्लैरिटी का गैप्स है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसमें कैसे कैपेसिटेट हो सकते हैं वो लोग, उनके कैसे ट्रेनिंग, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलते हुए कैसे हम वो एक स्पेस बनाए जिसमें क्रॉस लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हो। और थर्ड पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स है, वो काफी ओवरबर्डन है, कभी उनके पक्ष में जाके खड़ा होकर समझने से लगता है वो तो बहुत हमसे दुख ज्यादा उनका भी है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स कभी साइक्लोन आ गया, कभी फ्लड आ गया उनका उसमें, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स कभी एलिफेंट निकल गया, कभी ट्रैक मिस हो गया एलिफेंट जाके, उनका तो अलग एक जिंदगी है, तो दे हैव आल्सो डिफिकल्टीज। तो जैसे हम उड़ीसा, तुषार आल्सो नोज दैट कि उड़ीसा में एक मो जंगल जमीन का एक योजना है, तो इसमें कैसे हम गवर्नमेंट के साथ फैसिलिटेट करें, ऐसे कुछ प्रोग्राम डिजाइन करें जिसमें थोड़ा एडिशनल स्टाफिंग का रहे, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, जो क्लेम वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है प्रॉपर वे में हो, सो दैट आगे जाके ज्यादा पेंडेंसी ना हो। तो इसमें हम एफआरएस सेल का एक उड़ीसा में, दैट इज वेरी एग्जांपल, गुड एग्जांपल है एफआरएस सेल का कैसे हम आए, तो ये एक साल में नहीं आया, 2 साल में नहीं है, बहुत उसके लिए परसुएशन, और नाउ दैट मॉडल हैज बीन एक्सपांडेड अक्रॉस कंट्री थ्रू द जॉब, जिसमें एफआरएस सेल का, उसमें सब जगह पर हो रहा है नहीं बोलेंगे कि हो जाएगा 100% नहीं बोलेंगे, बट कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है। सो आई कैन टेक दिस थिंग हाउ वी आर taking learning from this pendency and how we are not repeating that mistake, not only at our level, also other stakeholders who are involved in the process. That is another submission being new into this process. We are, and many of these CSO friends sitting here we are doing that. हमारे यहाँ गुजरात में तो यही हुआ है कि स्टेट ने जो एजेंसी जो मैपिंग वाला लगाया है ना, जीएसएस मैपिंग, इससे ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। और जो आपने बोला कि डॉक्यूमेंट जो इधर 70-80 years old जो आपका इनहेरेंट राइट है वो बोलता है, वही डॉक्यूमेंट गिरने की बात है। सब लोगों ने एप्लीकेट करके और रिजोल्यूशन करके दिए, फिर भी डिनाई करते हैं। तो स्टेट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कर रही है ना, ये मैपिंग वाला जो है, इसमें तो बहुत गलती है। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है अशोक भैया के इस पे ऐड ऑन करते हुए, जहाँ पर आईएफआर मिल चुका है वहाँ पर एनटीसी गाइडलाइन की वजह से विस्थापन हो रहा है, उसकी वजह से विस्थापन होगा, उसका क्या मैकेनिज्म है कि वो विस्थापन कैसे, तो जहाँ पर आईएफआर ऑलरेडी क्लेम्ड है, उनके नाम आ चुका है, वहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आज के टाइम पे भोपाल की बात में 72 विलेजेस में विस्थापन हो रहा है, और ऐसे अक्रॉस 192 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर पूरा विस्थापन हो रहा है एनटीसी गाइडलाइन, जो कि मैंडेटरी गाइडलाइन नहीं है, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर है तो क्या है, जहाँ पर आईएफआर क्लेम हो चुका है उसके बाद भी विस्थापन। एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि राइट्स ऑफ कम्युनिटीज लिविंग इन द टाइगर रिजर्व से हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें 2 कानून है। हालांकि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ था
उसमें पूरा एक प्रोसेस दिया है विच इज बेस्ड ऑन FRA कि टाइगर रिजर्व में एक तो बिना रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स के, बिना कंसेंट के आप रिलोकेशन नहीं कर सकते, और उसमें कोएफिशिएंट्स की बात करिए, एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। विदाउट बहुत सारे जगह पे क्या है, टाइगर रिजर्व के आसपास के जो लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी क्या है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो नोट है, शायद आपको अगर चाहिए तो दैट्स इन इंग्लिश, वी कैन शेयर दैट नोट and we can further discuss what can be done. Even people have used Prevention of Atrocities Act amendment जो है against such displacement and eviction from forest land, वो भी यूज किया है अलग से। We can discuss maybe later on. मतलब आप सबके बात सुन के, मैं आनंद के बात सुन, मुझे लगा था कि खास करके जो CSOs है, ये सारे लॉज और ये क्लॉज सब है, और ये हम क्लेम करते हैं। अगर ये सारा चीज वहां होता है तो क्लेम वाला शब्द नहीं आता। जब क्लेम करें तो टेक्निकलिटी जो है लॉज है, लेकिन वो जब कंसेंट लेना है तो वो रात भर में सबका साइन करके बोल देगा कि कंसेंट है। तो कोई नहीं कहता कि बिना कंसेंट नहीं, आज तक कोई रिलोकेशन नहीं हुआ बिना कंसेंट, लेकिन हम सबको पता है कैसे हुआ है। ये जो बॉटलनेक्स मुझे लग रहा था, जो हमको खास करके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोग, वो है कि ये मुद्दा इतना जरूरत है, हम 10 लोग 50 लोग 100 लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं। ये अभी तक वो एजेंडा नहीं बना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उसका मैनिफेस्टो में नहीं आया कि ये हम करेंगे, और ये इतना ना ही हम इसको समझा पाए किसी को, ना ही कोई मतलब डेडिकेटेड अखबार इसके ऊपर निकलता है कि ये प्रॉब्लम है। थोड़ा वो कहीं पुणे में आया होगा, 4 गांव हो रहा है और वो उसके ऊपर आप मतलब समझा दे देता है। मतलब मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर जो समझ 5-10 लोग ही बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा है कि डाइवर्स नैरेटिव का जरूरत है। जैसे राइट्स आता है, बहुत सारा CSO जो वेल फंडेड है वो हट जाता है, ये समझने की बात है। तो फिर ये इसका लिए हल क्या है? इसके लिए हल है कि आप कितना ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनका ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है, कौन समाज का स्ट्रक्चर होगा, भील का होगा, बेगा का होगा, उनको आप कितना एस्टैब्लिश कर सकते हैं उनका हक को लेके। उन्हीं का तो आते हैं, उन्हीं का ही MLA MP आते हैं। तो वो कितने बार होता है, मतलब बहुत अच्छे संस्था है जो इसके ऊपर मूवमेंट चलाए, वो आज कहीं नहीं दिखते। तो जब तक ये मूवमेंट पीपल लेड मूवमेंट नहीं होगा, बस CSO कुछ नहीं कर सकता, और खास करके बड़े CSO तो कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्रामेटिक डिजाइन एनालिसिस को सब ठीक है, बड़े CSO तो मुझे लगता है इससे भागेगा। दूसरा और एक समाज है, हम खाली राइट्स को लिखने में देखते हैं, खाली डाइवर्स नहीं, हम इसको ऐसे करके FRA को एक्ट्स को सकता है कि जो राइट बेस्ट FRA को काम कर रहा था एक्टिविस्ट इस तरह का ब्रांड है, तो उसके लिए सब लोग थोड़ा डरते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी वाले कभी काम नहीं करते। हम बात है, पर तुम्हारा तो सबसे बड़ा काम है, NRGS का सबसे बड़ा काम है। अगर लाइफस्टाइल वाले तुम्हारा ग्रेजिंग में नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? एग्रीकल्चर वालों को काम करना है कि अगर 1,46,000 स्क्वायर हेक्टर लैंड सेवा पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में, तो 10% मिला है। अगर आपका ये लैंड नहीं मिलेगा तो ग्रेजिंग कहाँ करेगा आपका? तो ये जब मल्टीपल मतलब इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात करेगा, ये खाली राइट नहीं है, एक्टिव नहीं। अगर आप इसके ऊपर ज्यादा बात करोगे तो एक्टिविस्ट है, तो एक्टिविस्ट जैसा कहेगा तो 10 आदमी भाग जाएगा, बोले कि नहीं कर। मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकली हमको समझना चाहिए कि आप अपने लोग हैं सारे CSOs और बाकी जो लोग हैं, तो उसका क्या और मेथोडोलॉजीज है, खास करके पीपल लेड कैंपेन में इसको लाने के लिए। उसका पॉलिटिकल मूवमेंट में आए, मैनिफेस्टो में आए, 10 MP सवाल उठाए, तब तो कोई नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है और वो करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है और क्या प्रोग्रामेटिक डिजाइन हम कलेक्टिवली कोलिशन बना पा रहा है, वो इसमें जो है सवाल आपके लिए तो यू हैव मेंशन दैट वी आर इन आप बाद में लिख सकते हैं लास्ट क्योंकि ना समय होता जा रहा है, काफी लोगों की फ्लाइट भी है, उनको निकलना है, मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आप मुझे पता है बहुत लोगों के सवाल हैं, बहुत पीछे भी हाथ खड़े किए थे काफी लोगों ने, पर हम सब सवाल नहीं ले सकते। पैनलिस्ट तो यही है, आप इनसे संपर्क करें, इनके नंबर ले लेंगे, परेशान मेरे बाद में भी तो चलेगा। अभी मैं अनार के पास देना चाहूंगी। थैंक यू। यस, हमारे पास कॉफी टी के समय भी टाइम रहेगा, डेफिनेटली रीच आउट टू देम एंड आस्क क्वेश्चन। बट मुझे सीमा ने टफ टास्क दिया है ये टॉपिक को समराइज करते हुए डिस्कशन को
and it has been very, very enriching for me, and I'm sure it has been very enriching for all of us. Especially speaking about the various nuances of individual forest rights. So at its core, ये है कि IFR, if it is done well or if it is recognized, it gives recognition to cultivators as farmers, and what that essentially means is that it unlocks various policy support, as our panelists rightly pointed out, be it access to finance through Kisan Credit Card, or be it access to insurance, be it access to irrigation, so and even collectivization. So it has these various unlocks that it has the potential, but it is not without challenges, especially in implementation. It is so very wormy. It is so many hurdles, and it's not linear, as one of you pointed out. So what could be the way forward? It has the potential to do something, but do it in a correct way. Bring in diversification, bring in improving productivity of the land, and harnessing the power of collective action through forest cooperatives. That is one common theme that was coming up. That how do we harness that collective action? And जब हम ये forest cooperatives की बात कर रहे हैं, forest management committees की बात कर रहे हैं, तो how do we link it to the local government? So how do we link it with the mechanisms, the existing mechanisms? So it has been a very, it's an ongoing process, and we are learning as we go as well from experiences of Odisha, different states that we spoke about. On that note, I would like to thank all of you, especially as moderators and especially panelists as well, and all of you for your engaging questions and discussions. Thank you so much for that. We have Yes.